अस्सलाम वालेकुम। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है जिसमें हम टॉफ़ल के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम ग्रेजुअली और स्लोली चलेंगे और डिफरेंट लेसन्स में डिफरेंट सेक्शंस को कवर करते जाएंगे। इससे आपकी ग्रामर की, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर की बेस मजबूत होगी और आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशंस में भी और अपनी राइटिंग में भी इम्प्रूव कर सकेंगे। तो आइए पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, विच इंक्लूड्स टॉक्स अबाउट इंग्लिश ग्रामर रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रामर रूल्स के बारे में इसमें जिस तरह हम इसको कवर करेंगे, तो रूल इज़ दैट ग्रामर रूल इज़ अ जनरलाइजेशन। इसमें आपके पास जहाँ पे भी पैरेंथेसिस मौजूद होगा फार्मूलाज में, जब हम इसको स्टडी करते जाएंगे, जहाँ पे इस तरीके के ब्रैकेट्स होंगे जिनको पैरेंथेसिस कहते हैं, तो इसमें हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑप्शन गिवन होंगे वो ऑप्शनल होंगे फॉर द यूजेजेस इन रूल। लेकिन जहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस होंगे, जिस तरीके से सेकेंड ऑप्शन में है, तो ये इंडिकेट करेगा कि आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, हैज़ और हैव में हम हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं या हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, वन एट अ टाइम। अगर हम सेंटेंस पैटर्न की बात करें इंग्लिश रूल्स में, ग्रामर्स में, तो नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न जो है वो उसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है विच फॉलोड बाय वर्ब, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है और फिर मॉडिफायर आता है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल के हिसाब से जॉन एंड आई एट अ पिज़्ज़ा लास्ट नाइट। जॉन एंड आई सब्जेक्ट है, सेंटेंस का वर्ब एट है विच सेज पास्ट टेंस, कॉम्प्लीमेंट आपके पास पिज़्ज़ा है और मॉडिफायर में आपको बताया जा रहा है कि लास्ट नाइट का इवेंट है। दूसरी एग्जांपल है वी स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट वीक। वी इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब आपका स्टडीड है, कॉम्प्लीमेंट इज प्रेजेंट परफेक्ट और मॉडिफायर लास्ट वीक है। लेट्स टच अपॉन ईच सेपरेटली। सब्जेक्ट आपका जो है वो एक एजेंट होता है सेंटेंस का विच डज एन एक्शन इन द सेंटेंस, agent of the sentence in the active voice. Person or thing that performs or responsible for the action in the sentence is the subject of a sentence. इसके बारे में कुछ और डिटेल्स ये हैं कि ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। जो हर सेंटेंस होता है, every sentence in English subject, English sentence must have a subject, of course. In the case of commands, जो subject है that will be you for sure, understood. और जो सब्जेक्ट है दैट कैन बी अ सिंगल नाउन। एग्जाम्पल्स में कॉफ़ी इज़ डिलिशियस, मिल्क कंटेन्स कैल्शियम। सो मिल्क इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस लाइक कॉफ़ी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्दर स्टडिंग अबाउट सब्जेक्ट्स एज के सब्जेक्ट में बी अ नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या चीज़ होती है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एंड्स विद अ नाउन। इट कैन नॉट बिगिन विद द preposition. फॉर इंस्टेंस, द बुक इज़ ऑन द टेबल, that new car is John's. So that new refers the subject of the sentence, or the book is on the table is again the subject of the sentence. So noun phrase का हमें मालूम हो गया कि ये group of words होते हैं जिसमें हमेशा आपका noun ending पे होता है और it can never begin with the preposition. It can then the subject can act as a pronoun for a noun or can be the subject of an impersonal verb. As the subject of an impersonal verb, the pronoun is not actually used in place of a noun, but is a part of the idiomatic expression. अब इस एग्जाम्पल आप देख लें कि अब जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में हमने it rains quite often here in the summer. So it is referring to the subject of the sentence. It is hard to believe that he is dead. So आपने यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसको it से रेफर कर दिया अपने सेंटेंस में. In some sentences, the true subject does not appear in the normal subject position. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले अपीयर होता है, ठीक है. They can act as a pseudo subject instead. It's treated like a subject when changing word order to a question. However, the true subject appears after the verb. The number of the true subject controls the verb. जैसे कि इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. जैसे कि देयर वॉज अ फायर इन द बिल्डिंग लास्ट मंथ. सो द वॉज इज रेफरिंग टू अस के वर्ब आपका सिंगुलर है. अ फायर इज़ अ सब्जेक्ट है विच इज़ अगैन अ सिंगुलर. वॉज देयर अ फायर इन दैट बिल्डिंग लास्ट मंथ. अब आपने जो वॉज था इस सेंटेंस का उसको अपने स्टार्ट में लेगा, दैट इज़ वर्ब. फायर आपका उसी प्लेस पर है, अगैन सिंगुलर. देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द रूम.
अब वर इज़ रेफरिंग टू अ प्लूरल वर्ब, बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है, जो कि मैनी स्टूडेंट्स, दे आर प्लूरल, सो वो मैनी स्टूडेंट्स आर रेफर्ड as subject plural. Were is referring to a verb plural. Were there many students in the room? अगैन आपने जो क्वेश्चन करने के लिए सब सेंटेंस के लिए जो आपने हेल्पिंग जो आपका वर्ब था उसको आपने स्टार्ट में ले गया, दैट मेक्स इट वर्ब. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द रूम. लेट्स टच अपॉन वर्ब. द वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट इन अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आपका सब्जेक्ट है दैट विल कम before verb. So rightly so, verb will come after the subject in the sentence. It generally shows the action of the sentence. Every sentence must have a verb. It's a must have a verb. The verb can be maybe a singular word. John drives too fast. Since we know कि John आपका singular है, तो जब आपके पास कोई singular subject होगा तो आपके verb के साथ अगर ये present tense है तो उसमें s का addition हो जाएगा. अब drive की spelling is just DRIVE. हमने S ऐड कर दिया क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि जॉन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और जो काम हो रहा है दैट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. दे हैव स्पिनच. अब हैव इज़ रेफरिंग कि जो दे है दैट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट. अगर ये सिंगुलर होता तो हम इसको हैज़ कर देते, ही हैज़ और शी हैज़ और इट हैज़ फॉर दैट मैटर. मज़ीद वर्ब के बारे में ये है कि वर्ब में बी अ वर्ब फ्रेज, एज वी स्पोक अबाउट कि नाउन कैन बी अ नाउन फ्रेज. वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑक्सिलरीज एंड वन मेन वर्ब. ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? दे ऑलवेज प्रोसीड द मेन वर्ब. जैसे कि जॉन इज गोइंग टू मियामी टुमारो. अब ऑक्सिलरी इज गोइंग इज अ वर्ब विच सेज इट्स अ कंटिन्यूस बिकॉज इसमें ING का एडिशन है. इसी तरीके जेन हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक. सो ऑक्सिलरीज यहाँ पर हैज़ बीन, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ऑक्सिलरीज होंगी वो हमेशा वर्ब से पहले आएंगी, वर्ब हमेशा ऑक्सिलरीज के बाद आएगा. तो यहाँ पर हैज़ बीन इज़ रेफरिंग कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, जिसको हम आगे सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे टेंसेस को. तो ऑक्सिलरीज आपके पास वर्ब से हमेशा पहले आती हैं. तो दिस सेंटेंस मेक्स लाइक जेन हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक. वी टच अपॉन सब्जेक्ट, वी स्पोक अबाउट वर्ब. याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है. हर सेंटेंस में आपके पास वर्ब ज़रूर होता है. वर्ब जो है वो ऑक्सिलरीज की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं. और ऑक्सिलरी जो हैज़ बीन है, हैव है, इज़ है, दे ऑलवेज कम बिफोर वर्ब. अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर में थर्ड पार्ट आता है वो कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट आपका जो है सेंटेंस में वो आपके वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करता है. It is similar to the subject because it's usually a noun or a noun phrase. It generally follows the verb when the sentence is in the active voice. Active passive की detail हम further discuss करेंगे तो it will clear even more. Every sentence does not require a complement. It's the only difference is कि आपके पास sentence में complement ना भी हो तो the sentence does make a sense. The complement cannot begin with the preposition. A complement answers the questions what or whom, क्या और किसने. इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं. जॉन bought a cake yesterday. John we know is a subject, bought we know is verb, a cake is a complement, yesterday is an event कि जिस टाइम पे हुआ था. So what did John do? John buy, he bought a cake. अगर हम इस सेंटेंस में केक को निकाल भी दें, जॉन बॉट समथिंग येस्टरडे, सो स्टिल द सेंटेंस मेक्स द सेंस कि क्या एक्शन हुआ है. अब कौन सा एक्शन हुआ है कि केक खरीदा या क्या एक स्पेसिफिक चीज़, वो नहीं भी हो तो सेंटेंस स्टिल मेक अ सेंस. इस तरीके से दूसरी एग्जांपल है, ही वांट्स टू ड्रिंक सम वाटर. सम वाटर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस. व्हाट डज ही वांट टू ड्रिंक. ठीक है, तो व्हाट किसको आपका कॉम्प्लीमेंट आंसर करता है. दे कॉल्ड मैरी येस्टरडे. Whom did they call yesterday? Right? So what question or whom questions are being answered are answering the complement of the sentence. We spoke about subject, verb, touch हो गया, complement हो गया. Now come to modifier. A modifier tells the time, place or a manner of an action. Very often it's a prepositional phrase. A prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun. याद रखिएगा इसी पॉइंट पे हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि वी स्पोक अबाउट द नाउन फ्रेज, वी स्पोक अबाउट वर्ब फ्रेज, एंड हियर वी हैव modifier which is prepositional phrase which ends with a noun. It's starting with a preposition.
Modifier of a time usually comes last if more than one modifiers are present in a sentence. So since we know कि modifier आपको time के बारे में inform करेगा, place के बारे में या manner of action के बारे में, तो bear in mind कि time का जो modifier है that will always come in the end अगर आपके पास बाकी भी modifiers आपके sentence में मौजूद हैं. इसको हम मज़ीद clear करते हैं examples के साथ. Prepositional phrases हमने जैसे पहले डिस्कस किए वो क्या होंगे? In the morning, at the university, on the table. That's all about prepositional phrases. आपके पास in the जो है that is a preposition but it's coming before. आपके पास noun is morning which is coming in the end in the prepositional phrase. Similarly at the university or on the table for to be precise. अब अगर हम इसको देख लें तो ये आपका modifier of time है, ये modifier of place है university, modifier on the table again it's a modifier of place. A modifier can also be an adverb or an adverbial phrase. Last night, hurriedly, jaldi se, next year, outdoors, yesterday. So again, these all says about modifier. किस टाइम पे हुआ, किस तरीक़े से हुआ, किस साल हुआ, किस जगह पे हुआ, outdoors, किस दिन हुआ, yesterday. Every sentence does not require a modifier. A modifier answers the questions when, where or how. इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आंसर कर रहा होता है क्वेश्चंस विच आर व्हाट एंड whom. मॉडिफायर आपका जो आंसर करता है वो क्वेश्चंस होते हैं व्हेन, कब, वेयर, कहाँ और हाउ, कैसे. वेयर डिड जॉन बाय अ बुक. अब इट इज़ रिफरिंग कि कौन सी जगह पर जॉन ने बुक ख़रीदी. जॉन बॉट अ बुक एट द बुक स्टोर. इट्स अ मॉडिफायर ऑफ प्लेस because if you look at it, it's a prepositional phrase because इसमें preposition शुरू में है और followed by the place which is a modifier of place. And where was Jill swimming? कहाँ Jill swim कर रहा था? Jill was swimming in the pool yesterday. अब in the pool yesterday is a modifier of time. कहाँ पर कर रहा था? In the pool yesterday. Modifier normally follows the complement but not always. हम पहले पढ़ चुके हैं कि complement is a part of a sentence though it is not necessarily कि हर sentence में complement मौजूद होगा. Complement के बगैर भी जुमला does make a sense. But bear in mind कि modifier जो है वो usually normally complement के बाद में आता है but it's not hard and fast, नहीं भी आ सकता. However, the modifier, especially when it is a prepositional phrase, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, at the table, on the spot, in the pool, तो ये usually cannot separate the verb and the complement. She drove the car on the street. She is a subject, drove is a verb, the car is a complement, on the street is a modifier of place and it's a prepositional phrase because it's on the street. ठीक है. अब आपके पास अगर हम सेंटेंस शी ड्रोव ऑन द स्ट्रीट द कार, सो तो हम जिस तरह से हमने बताया कि अगर हम इसकी प्लेसमेंट हिला दें, मॉडिफायर को हमने पहले कर दिया तो इट मेक्स नो सेंस. सो मॉडिफायर इट हैज़ टू कम आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट. शी ड्रोव द कार ऑन द स्ट्रीट. ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, इसको हम टचअपन करेंगे और ये एग्जाम्पल है. इसमें आई विल सजेस्ट कि आप पहले एग्जाम्पल को गो थ्रू करें, फिर मैं इसके बाद तमाम तर क्वेश्चंस हैं वो रख दूँगी और आप इसको पॉज करें वीडियो को, अपने जो सब्जेक्ट है वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर उसको हाईलाइट कर लें या लेबल कर लें विद वट एवर इनिशियल. सब्जेक्ट के लिए एस, वर्ब के लिए वी, कॉम्प्लीमेंट के लिए सी, मॉडिफायर के लिए एम, सो दैट आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये सेंस डेवलप हो जाए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और मॉडिफायर क्या है. इनके बारे में फर्दर इन डेप्थ डिटेल्स, इनकी प्रेपोजिशन क्या होती है, आप इसके अलावा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कौन सा क्या है, वो हम इस इनिशियली ग्रेजुअली स्टार्ट करते जाएंगे. फ़िलहाल आपको जस्ट टू गेट द आइडिया कि आपको सेंटेंस में ये मालूम हो कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ क्या है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जिल इज़ बाइंग अ न्यू कार इन द स्टोर. जिल इज सब्जेक्ट, इज़ बाइंग is a verb, a new hat is a complement, in the store is a modifier of a place. Similarly, Betty is shopping downtown. Betty is the subject, is shopping is verb, downtown is a modifier of a place. इस सेंटेंस में आपके पास कॉम्प्लीमेंट नहीं है एंड इट स्टिल मेक सेंस. तो हर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, जिस सेंटेंस में जो भी कुछ होगा उसको आपने लेबल करना है. ये हमारी एक्सरसाइज है. देयर आर 10 क्वेश्चंस. जस्ट हैव अ स्मॉल, आप स्टॉप करें और इसके बाद इनको लेबल करें और उसके बाद फिर आपको मैं इसको दिखाऊंगी. हम एक एक को टच करेंगे कि कौन सी
एग्जाम्पल का क्या मतलब है। और चूँकि आप सब पॉज कर देंगे तो मैं आपको क्विकली थ्रू कर देती हूँ आंसर्स की तरफ। So here we have whole list. The first sentence, George is cooking dinner tonight. George is subject. Is cooking is verb. Cooking is verb actually. Dinner is complement. Tonight is a modifier and modifier of time. Maria and Tahir have visited the president. Maria and Tahir are subject of the sentence. Visited is the verb. President is the complement. We don't have the modifier of timing, we don't have modifier of place and whatever. We can eat lunch in the restaurant today. So we is subject, eat is verb, lunch is the complement, in the restaurant today is a modifier of the place. Question 4, Sidra should have bought gasoline yesterday. Sidra is the subject of the sentence, should have bought is the verb and it bear in mind it's a prepositional verb because इसमें should have मौजूद हैं, ये auxiliaries हैं और ये verb से पहले आए हैं. Gasoline is a complement, yesterday is a modifier of place. Question 5, trees grow. Trees आपके पास subject है, grow is verb and sentence में ना complement है ना modifier है and the sentence still makes sense. Question number 6, it was raining 7 o'clock this morning. It refers to subject, was training is a verb and this is an auxiliary. 7 o'clock this morning is a modifier of time in the morning and the sentence does not have any complement and yet makes sense. Question number 7, she opened a checking account at the bank last week. She opened a checking account at the bank last week. She is a subject, open is the past verb tense, a checking account is a complement. What did one open? So this sentence will answer what. And at the bank last week is the modifier of a place. Question 8, Haris is washing dishes right now. Haris is a subject. Is washing is auxiliaries. Washing is verb continuous. Dishes are the complements. Right now is a modifier of time, this time. Question number 9, she opened her book. She is the subject. Open is the past tense verb. Her book is a complement without telling you when, which place, where. Question number 10 and the last sentence is Tahir, Sara and Malik were watching television a few minutes ago. Tahir, Sara and Malik are the subject of the sentence. Were watching is the verb past tense and continuous. Television is complement of the sentence. A few minutes ago is a modifier of time. So this was all about Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to TOEFL's course for the beginners. आज हमारा लेसन नंबर 2 है जिसमें हम नाउन फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूस एंड नॉन कंटिन्यूस. लेसन नंबर 1 का क्विक रिकैप कर लेते हैं जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, सब्जेक्ट टाइप्स, वर्ब डिटेल्स, उसके एग्जांपल्स. फिर हमने कॉम्प्लीमेंट को स्टडी किया था. कॉम्प्लीमेंट जिसको आपका जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कंपल्सरी कंटेंट नहीं है. कॉम्प्लीमेंट के बगैर भी आपका सेंटेंस मेक सेंस. और अगर आपके पास अपने कॉम्प्लीमेंट को आंसर करना है क्वेश्चंस अपने सेंटेंस में, तो आप व्हाट और हुम आपका जो है क्वेश्चंस आंसर करते हैं अपने सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट को. दिस फॉलोड बाय मॉडिफायर्स. मॉडिफायर आपको बारे में आपको सेंटेंस के में जो इवेंट होता है उसकी प्लेस के बारे में, उसके टाइम के बारे में डिटेल इन्फॉर्म करता है. कैसे हो गया, हाउ और whom did it. तो ये डिटेल्स क्वेश्चंस की जो हैं where, ये आपको सेंटेंस की मॉडिफायर से मालूम होती हैं. उसके बाद फिर हमने एक छोटी सी कोई एक्सरसाइज की थी जिससे हमने लेबल किया था कि डिफरेंट 10 एग्जांपल्स में कि सब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफाई किया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब की प्लेसमेंट क्या है, और उसके बाद फिर हमने मॉडिफायर कॉम्प्लीमेंट को लेबल किया था. आई होप आप उससे अच्छे से गो थ्रू हो गए हैं. जब आपके पास बेस क्लियर होगी फिर हम आज अपना सेकेंड लेसन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एंड्स विद अ नाउन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट सेंटेंस आपने क्लास लेसन 1 में. इट कैन कंटेन डिटर्मिनर्स. अब डिटर्मिनर्स क्या क्या हैं? द, आ, दिस. इसके अलावा एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड नाउन्स. ये सब डिटर्मिनर्स आपके नाउन फ्रेज को फॉर्म करते हैं. एक चीज़ जो दिमाग में होनी चाहिए वो ये कि इट कैन नॉट बिगिन विद द प्रेपोजिशन, राइट.
Remember that the both subjects and the complements are generally noun phrases. ये हमने फर्स्ट लेसन में भी क्लियर किया था. आज फिर नाउन फ्रेज को टच करते हैं कि जो नाउन फ्रेजेस हैं, एक तो ये कि इसमें प्रेपोजिशंस नहीं होंगे. प्रेपोजिशंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. जो मॉडिफायर्स होते हैं वो मॉडिफायर्स जो हैं उनमें वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, बट सब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर जनरली नाउन फ्रेजेस. अब हम मालूम करते हैं काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स क्या हैं. A count noun is one that can be counted. Make sense? For example, book, 1 book, 2 books, 3 books, and whatnot. A student, 1 student, 2 students, 3 students, and many more. Person can be 1 person, then followed by 2 people, 3 people, and whatsoever. A non-count noun on the flip is a one that cannot be counted. इसमें एग्जाम्पल्स में देख लें कि मिल्क you cannot say 1 milk or 2 milks or 3 milks. It is completely wrong. It is possible, however, to count some non-count noun if the substance is placed in a countable container. अगर इसी मिल्क को हम किसी ग्लास में या किसी ऐसे कंटेनर में डाल दें जो कि काउंटेबल हो, तब हम इसको काउंट कर सकते हैं. जैसे ग्लास ऑफ मिल्क कैन बी 1 glass of milk, 2 glasses of milk, बट बेयर इन माइंड कि मिल्क के साथ कोई हमने प्लूरल ऐड नहीं किया, बिकॉज मिल्क इज़ नॉन काउंट नाउन. There are some determiners that can be used only with the count or non-count nouns, while others can be used with either. ये एक स्मॉल क्विक टेबल है. जस्ट आप इसको अच्छे से अभी हम समझ लेते हैं और फिर इसको अपने पास नोटबुक में भी अपने पास इसको जॉट डाउन कर लें. ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए. इससे आपकी कॉन्वर्सेशन भी इम्प्रूव होगी जब आप इसको जितना मेमोराइज करेंगे, और राइटिंग में भी आप अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. मेमोराइज दीज वर्ड्स गिवन इन दिस चार्ट. हमने अब इसको क्लियरली देख लेते हैं. विद काउंट नाउन्स आ, द, सम, एनी. इसके मुकाबले में विद नॉन काउंट नाउन्स आप यूज़ करेंगे द, सम एंड एनी. सो आ इज़ ओनली फॉर द काउंट वंस. फॉर द नॉन काउंट वंस, जैसे नॉन काउंट जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इसमें आप द, सम और एनी यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके से दिस, दैट, दीज एंड दोज ये सब यूज़ होंगे फॉर द काउंट नाउन्स. फॉर द नॉन काउंट दिस एंड दैट यूज़ होगा, दीज एंड दोज यूज़ नहीं होगा. थर्ड, नन, 1, 2, 3 फॉर द नॉन काउंट नाउन्स एंड ओनली नन कैन बी यूज फॉर द नॉन काउंट नाउन्स. मैनी आप यूज़ कर सकते हैं काउंट के लिए है. मच इज़ यूज्ड ओनली फॉर द नॉन काउंट नाउन्स एंड यूजली इन द नेगेटिव ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंसेस. आप मैनी वाटर नहीं कहेंगे, आप मच वाटर कहेंगे. इसी तरीके से फिर आपके पास अ लॉट ऑफ है जो कि हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, काउंट के नाउन के लिए भी और नॉन काउंट नाउन्स के लिए भी. फिर आपके पास लार्ज और ग्रेट. अगर आपके पास वर्ड है अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो ये आप काउंट नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर नॉन काउंट यू कैन ओनली यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ. अ ग्रेट नंबर ऑफ कैन नॉट बी यूज फॉर द नॉन काउंट नाउन्स. तो ये एक डिफरेंस है. जहाँ जहाँ डिफरेंस है उनको मार्क कर लें और जस्ट मेमोराइज कर लें ताकि आपकी राइटिंग में भी वो गलती मौजूद ना हो. इस तरीके से फिर आपके पास अ फ्यू जो है वो काउंट के लिए है. अ लिटिल इज़ फॉर द नॉन काउंट. Fewer than is for the count nouns, less than for the non-count nouns, more than for count nouns, and similarly more than can also be used for the non-count nouns. मैं स्टार्ट पे फिर थोड़ी देर स्टे करती हूँ, फोकस करती हूँ ताकि आप अपने पास इसको लिख भी लें, इसको मेमोराइज़ कर लें. इस तरह की सारी डिटेल एक जगह समराइज आपको और कहीं से मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन इसको मेक श्योर कि आप जितना याद कर लेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में और अपने लिखने में, तो आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे और इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं बहुत इम्प्रूव होंगी. अब हमने काउंट नाउन्स को भी टच किया, हमने नॉन काउंट्स को भी टच किया. अब हम पढ़ते हैं इरेगुलर काउंट नाउन्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इफ़ अ काउंट नाउन if a noun is a count or non-count. ये हमने पहले टच कर लिया. Be sure that you know the plurals of the irregular count nouns. The following list contains some irregular count nouns that you should know. इसमें हम irregular count nouns के बारे में again bear in mind कि हम count nouns में irregular count nouns को स्टडी कर रहे हैं. Number 1, person. इसकी जो plural है that's people. फुट की फीट है, वुमेन की विमेन है. इसमें आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें भी वुमेन के बाद विमेन हो जाएगा. 4, आपके पास चाइल्ड की प्लूरल इज चिल्ड्रन. माउस माइस हो जाएगा. टूथ का टीथ और मैन का मैन. मैन का साउंड में इतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना विमेन का आता है, लेकिन जस्ट इसकी राइटिंग में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इरेगुलर काउंट नाउन्स के मामले में क्या है.
क्योंकि ये वो काउंट नाउन्स नहीं है जिसमें हम 1 2 3 करके मामले को इसको क्लियर करते हैं, बल्कि हमने इसको डिस्पाइट ये काउंट नाउन्स हैं, लेकिन चूँकि इरेगुलर बाय नेचर हैं तो इसमें हमने इसकी स्पेलिंग्स की ऑल्टरेशन से इसकी प्लूरल बारे में बताना होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन काउंट नाउन्स। दीज आर द लिस्ट ऑफ द नॉन काउंट नाउन्स दैट यू शुड नो, जैसे सेंड, न्यूज़, मीजल्स, फूड, 5 soap, mums, information, economics, physics, air, meat, advertising, mathematics, politics, homework, money. These all include or considered as a non-count nouns. अब 1 cent, 2 cent नहीं कह सकते. It has to be many, it has to be less cent. News, 1 news, 2 news नहीं होती. Measles, food, soap, these all include or considered as a non-count nouns. हमने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को लेबल किया हुआ था, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ऑल्दो एडवर्टाइजिंग इज़ अ नॉन काउंट नाउन, बट एडवर्टिजमेंट इज़ अ काउंट नाउन. इफ़ यू विश टू स्पीक ऑफ वन पर्टिकुलर एडवर्टिजमेंट यू मस्ट यूज़ दिस वर्ड. सो अगर आप एडवर्टाइजिंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ सपोजिटली एज अ नॉन काउंट नाउन. इसके कॉन्ट्ररी जो एडवर्टिजमेंट का वर्ड है, दैट इज़ इट इज़ अ काउंट नाउन. तो 1 एडवर्टिजमेंट, 2 एडवर्टिजमेंट्स, 3 एडवर्टिजमेंट्स, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. देयर आर टू मैनी एडवर्टिजमेंट्स ड्यूरिंग टेलीविजन शोज एंड एडवर्टिजमेंट इज़ अ काउंट नाउन. देयर इज़ टू मच एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग द टेलीविजन शोज. अब आप यहाँ पे देख लें, हमने जो टेबल डिस्कस किया था जिसमें हमने काउंट और नॉन काउंट के डिटर्मिनर्स के बारे में बात की थी, तो टू मैनी का वर्ड हमने काउंट के साथ इस्तेमाल कर लिया और टू मच का वर्ड इस्तेमाल हुआ फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर द नॉन काउंट नाउन्स. Some non-count nouns, which is such as food, meat, money, and cent, they may be used as a count noun in order to indicate different types. इसके example देख लेते हैं. There is one of the books that my doctor has forbidden me to eat. Foods. There is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat. He studies meats. Right? So these are some examples जिसमें हमने नॉन काउंट को स्टडी किया है. The word time can be either countable or non-countable depending on the context of the sentence. When it means an occasion, it is countable. When it means a number of hours, days, years, it is non-countable. So again, जो time का जो आपके पास word है, which is a non-count by nature, it can be either countable or non-countable depending on the context of the sentence. जैसे कि काउंटेबल अगर हम किसी ओकेजन की बात कर रहे हैं, एन ओकेजन दैट हैपन्स टू बी काउंटेबल, मगर अगर ये आवर्स, डेज और ईयर्स की बात हो रही है, देन इट्स नॉन काउंटेबल. फॉर एग्जांपल, शी हैज़ बीन सीन लेट फॉर क्लास 6 times this semester. So this is count, right? She has been seen like 6 times. So this is count. We have spent too much time on this homework. It's non-count now. Because the word time here, it is referring to the amount of time you spend, so it has to be non-count. But यहाँ पर number of times use हो रहा है कि कितने time semester में she came late in the class, so that's countable. So again the word time is there, but the rest of the sentence आपको बता रहा है कि 6 times means it's a countable events. She came late. Now how to decide? I spoke you all this. So to decide if a noun that you are not sure of is countable or non-countable, decide if you can say. अगर आप कोई सेंटेंस, आपने वर्ड पढ़ा और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इसके बारे में ये कैसे डिसाइड हो कि ये काउंट है, ये नॉन काउंट है, तो आपके पास एक सिंपल लिटमस है. आप 1 और आ ये 2 वर्ड्स यूज़ करके और फॉलोड बाय द नाउन यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट. फॉर एग्जांपल, यू कैन से 1 book, so it's a count noun. You cannot say 1 money, so it's a non-count noun. You can say a money, that means is a count noun, is a non-count noun. So आपने ये 2 वर्ड यूज़ करने हैं, 1 और आ, और इससे आपने अपने आप को डिटर्मिन कर लेना है कि आप जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, whether it is a count noun or it's a non-count noun. By the way, by the very nature of the non-count nouns, a non-count noun can never be plural. Remember that while some of the nouns in the list of the non-count nouns appear to be plural because they end in s, they're actually not plural.
हमने जब अपनी लिस्ट स्टडी की थी नॉन काउंट नाउन की, तो उसमें कुछ वर्ड्स एंड हो रहे थे विद एस, बट रिमेंबर इन माइंड कि कभी भी नॉन काउंट नाउन कैन नेवर बी ए प्लूरल, तो वो एस वाज जस्ट पार्ट ऑफ द स्पेलिंग, इट नेवर मेंट कि ये वो प्लूरल है। हमने जो अभी तक सारा स्टडी किया था, अब उसकी क्विक सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमको सब कुछ वापस से रिफ़्रेश हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 16 क्वेश्चन वर्ड्स हैं विच आर नाउन, एंड हमें नहीं मालूम कि काउंट नाउन कौन सा है इसमें और नॉन काउंट नाउन कौन सा है। तो हम इसको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे अपने सिंपल लिटमस के ज़रिए। हम इसके साथ वर्ड वन यूज़ करेंगे और आ यूज़ करेंगे, और जो विच एवर मेक सेंस हम उसको लेबल कर देंगे एज अ काउंट एंड नॉन काउंट नाउन। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पॉइंट पर अपनी वीडियो को स्टॉप करें, जो कुछ हमने अभी पढ़ा है उसी वक्त उसको दिमाग में रिफ्रेश रिकॉल करके और इसी वक्त इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ताकि आपको ये 16 दफ़ा जब आप इसको पूरा रीइंफोर्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये समझ आ जाएगा कि किसके साथ आपने टू मच यूज़ करना है, किसको टू मैनी यूज़ करना है। यहाँ पर तो हम सिर्फ इसको क्लियरली ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें काउंटेबल कौन से और नॉन काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आप पॉज करें और अब हम चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। टेलीविज़न इज़ आर टेलीविज़न और वन टेलीविज़न, इट्स अ वन टेलीविज़न, सो इट्स अ काउंट नाउन। सेकेंड, कार कैन बी वन कार, टू कार्स, थ्री कार्स, सो इट्स अ काउंट नाउन। News cannot be one news, two news, it's a news, so it's a non-count. Fourth is geography. Geography cannot be one geography, two geography, it's a geography, so it's a non-count. 5 is atmosphere. Atmosphere cannot be one or two or three atmospheres, it can be a atmosphere, so it is a non-count. Person cannot be one person, two persons, three person, it is one person, two people, three people, so in that way it is a count noun. 7 नंबर ए, वाटर कैन नॉट बी वन वाटर, टू वाटर। हमने डिस्कस किया था कि ये तब काउंटेबल होगा जब किसी काउंटेबल कंटेनर में मौजूद हो, एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, लेकिन वाटर इटसेल्फ इज़ अ नॉन काउंट नाउन। पेंसिल, वन पेंसिल, टू पेंसिल्स, थ्री पेंसिल्स, so it means it's a count. Food cannot be a one food, two food, three food, it is a food, so it's a non count. Tooth cannot be one tooth, two tooth, because it becomes tooth is one tooth, two tooth, three tooth, ये थ्री और प्लूरल मीन्स टीथ, तो ये काउंट नाउन है। सोप इज़ वन सोप, टू सोप्स, थ्री सोप्स, ब्यूटी सोप्स, सो इट्स अ काउंट। फिर सूप, इट्स द सेम लिटिल डिफरेंस इन द स्पेलिंग। सूप एज पर प्रोनाउंसिएशन, सूप कैन बी वन बाउल ऑफ सूप, टू बाउल ऑफ सूप, डिपेंडिंग कि आप किस कंटेनर में हैं, लेकिन सूप इटसेल्फ इज़ नॉट, इट कैन नॉट बी वन सूप, टू सूप, सो इट इज़ अ नॉन काउंट। Cup can be one cup, two cups, three cups, so it's count. Money cannot be one money, two money, it is many money or no money, so it is non-count. Hydrogen again is not countable because one hydrogen, two hydrogen nahi hai, it's just a hydrogen, so it's a non-count. Minute can be 1 minute, 2 minutes and 5 minutes, जैसे अभी आपने ब्रेक लेके इस एक्सरसाइज को किया है, तो ये आपका काउंट डाउन है। इसके बारे में हमने अभी सारा कुछ एक्सरसाइज की, अभी काउंट डाउन की, फिर हम डिटर्मिनर्स को भी स्टडी करते हैं क्योंकि हमने एक क्विक टेबल देखा था डिटर्मिनर्स का, तो जस्ट टू रीइंफोर्स कि हमने उस टेबल में क्या कुछ पढ़ा है, एक एक्सरसाइज उसकी कर लेते हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में मैनी और मच है, तो डिपेंडिंग आपका फॉलोड बाय जो नाउन है वो अगर काउंट है तो आप मैनी लगाएंगे, नॉन काउंट है तो आप मच लगाएंगे, उस हिसाब से इन सबको लेबल करें। अगेन इस वीडियो को पॉज करें और इस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद फिर हम देखते हैं इसके आंसर्स। सो लेट्स स्किप टू आंसर्स। ही डज नॉट हैव मैनी ऑब्लिक मच मनी, सो इट्स मच मनी बिकॉज मनी इज नॉन काउंट। आई वुड लाइक अ फ्यू oblique a little salt on my table, so salt cannot be counted, one salt, two salt, so a little salt. She bought that or those cards last night. Cards आपका plural है और countable है, so they are those. There are less or fewer students in this room than in the next room, so students can be countable, so it's fewer. Number 5 question, there is too much or too many bad news on television tonight. न्यूज़ जो है वो काउंटेबल नहीं है, नॉन काउंट है, तो उसके साथ आपके पास too many आ जाएगा। I don't want these
और दिस वाटर, सो वाटर के साथ नॉन काउंट के साथ हम दीज और दोज इस्तेमाल नहीं करते. Number 7, this is too many or too much information to learn. Information is a non-count, so it comes with too much. A few or little people left early. People is something you can count. One people, two and stuff. So it's few. Number 9, would you like less or fewer coffee than this? Coffee is non-countable. Cup mention नहीं है, तो it has to be less. This jacket costs too much or too many. Cost refers to amount, so it's too much in terms of amount. So I hope this all makes sense. I hope आपने पॉज किया होगा, अपनी टेबल को री थ्रू किया होगा, रिविजिट किया होगा, और आपने पहली एक्सरसाइज के ज़रिए ये इन्फो इस्टेब्लिश हो गया कि कौन सा नाउन है, कौन सा काउंट नाउन है, कौन सा नॉन काउंट नाउन है. जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा फिर डिटर्मिनर्स इस्टेब्लिश करना आसान होंगे कि आपने किस नाउन के साथ किस को इस्तेमाल करना है, ताकि आप पानी अपनी डेली लाइफ में पानी के साथ, न्यूज़ के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग, इन तमाम डिटेल्स के साथ आप इनको इन डिटर्मिनर्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी अपनी राइटिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन 2. जस्ट साइन और जस्ट लॉग्ड इन दिस लेसन जॉइंड अस. हमने फर्स्ट लेसन में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट एंड मॉडिफायर. उसके बाद हमारा लेसन नंबर 2 कंप्राइज करता था नाउन काउंट नाउन्स के बारे में, इरेगुलर काउंट नाउन्स के बारे में, और फिर हमने एक्सरसाइज की जिसमें हमने मॉडिफायर्स को, हमने डिटर्मिनर्स को देखा कि फॉर काउंट नाउन हमने क्या इस्तेमाल करना है और फॉर नॉन काउंट हमने क्या इस्तेमाल करना है. होपिंग कि वो सब क्लैरिटी हो गई है. आज के हम लेसन में कवर करेंगे आ एंड एन. सो लेट्स जंप इन. A और N can precede only singular count nouns. हम count nouns पहले स्टडी कर चुके हैं. The both means one. अगर हमने किसी चीज़ के बारे में a और an लिख दिया है उससे पहले, तो उसके बाद हमको one लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मतलब one ही होता है. They can be used in general statement on to introduce a subject which has not been previously mentioned. ठीक है, जैसे कि इसका मतलब हुआ कि a baseball is round. Generally it means all the baseballs. I saw a boy in the street. We don't know which boy this is referring to. It's about a general statement. It is not showing any specificity of the subject. But a means one basketball, baseball is round, or I saw a boy means one boy in the street, which we don't know the identity. N is used before the words that begin with a vowel sound. A is used before the words that begin with a consonant sound. For example, a book, an apple. A, E, I, O, U, these were the vowel sounds, so we know all these details a bit. So N use होगा उन count nouns के सामने से पहले जो कि आपके पास vowel हैं, A, E, I, O, U. और आ इस्तेमाल होगा फॉर द काउंट नाउन्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं. सम ऑफ द वर्ड्स कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज द स्पेलिंग डजंट इंडिकेट द प्रोनाउंसिएशन. जैसे कि अ हाउस, आ मीन्स वन, हाउस मीन्स घर, बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड. हाउस डज नॉट हैव अ वाउल साउंड. एन आवर, अब इसकी स्पेलिंग एच ही मौजूद है, लेकिन चूँकि ये साउंड आपका ओ के हिसाब से कर रहा है तो ये वाउल साउंड है. इसमें एच आपके पास साइलेंट है, सो इट साउंड्स लाइक आवर. एंड ओ इंक्लूड्स अ वाउल, सो इसलिए हम इसको एन आवर कहेंगे. अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का यू जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ वाउल, मगर हम यहाँ पर इसको अ ही बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें इसकी वाउल साउंड नहीं है. एंड अम्ब्रेला में यू मौजूद है लेकिन इसकी साउंड वाउल है, तो इसलिए हम इसमें एन यूज़ करेंगे. द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड एंड दस मस्ट ऑलवेज प्रिसीडेड बाय आ. रिमेंबर, जब आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हमेशा उससे पहले आ इस्तेमाल होगा. फॉर द वाउल वी विल यूज़ एन. अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं. यूरोपियन, again EU, but its sound is consonant, so we use a European. A eulogy, euphemism, eucalyptus.
house, home, heavy, half, they all will have a in the beginning. Uniform, university, universal, union, they all with u but having consonant sound will be preceded by a. These are the following words that are beginnings with a vowel sound and thus must always preceded by n: hour, ire, herbal, honor, uncle, umbrella, unnatural, understanding. So remember, इसमें u मौजूद है लेकिन इसकी जो वाउल साउंड है दैट मेक्स इट क्वालिफाई कि हम इसमें n यूज़ करें. अस्सलाम वालेकुम. लेट्स स्टार्ट द टोफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स. इसमें हम लेसन 4 को कवर करेंगे जिसमें हम दा को स्टडी करेंगे. इससे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कवर कर चुके हैं लेसन 1 में. इसके बाद हम नॉन और काउंट नाउन्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं लेसन 2. लेसन 3 वाज अबाउट आ और एन यूजेस और अब हम लेसन 4 में स्टडी करेंगे आर्टिकल दा. सो लेट्स स्टार्ट. दा इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट और समथिंग दैट इज कॉमन इन नॉलेज. एग्जाम्पल्स: The boy in the corner is my friend. So we know which boy we are talking about. Speaker को भी इल्म है and the listener also knows. The earth is round. So earth is round, which is known what earth is. Speaker and the listener both knows what is earth. With the non-count nouns. With non-count nouns, one uses the article da if speaking in the specific terms, but uses no article if you are talking in general. Sugar is a non-count noun and we say sugar is sweet because all the sugars are sweet. But the sugar which is on the table, which comes from the Cuba, is actually the specific one. So the sugar on the table is from Cuba. So the specific sugar which is on the table, it started with an article da. But generally, if it's just non-count noun, we won't use any article da. The use of article with the plural count nouns. Normally, plural count nouns, when they mean everything within a certain class, they are not preceded by the. For examples, oranges, since they are count nouns and plural count nouns, but it's general. Oranges are green until they ripen. It's not specifically anything. So all the oranges we're talking about. So we will not label it with the. इसी तरीके से athletes should follow a well-balanced diet. It's referring to all the athletes. कोई एक specific athlete के बारे में बात नहीं हो रही है. That's why it's just, it will not proceed it with the, will not have an article da in the start. The word da, article da with the proper nouns. Normally a proper noun is not preceded by any article. By an article unless there are several people or things with the same name and the speaker is specifying one of them. जैसे कि there are 3 Imran Khan in the telephone directory. Right? There are 3 men, there are 3 proper nouns. But the Imran Khan that I know lives in Islamabad. So the article da comes before Imran Khan names only if I'm referring to the one which lives in Islamabad to whom I know, for that matter. So proper noun में da का इस्तेमाल तब होगा जब बहुत सारे एक नाम के हों और आपने उनमें से किसी एक को पिन पॉइंट करके स्टैंड आउट करवाना हो तब हम उसके आगे da का वर्ड आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे. Now the use of article da with different words. Normally words जैसे कि breakfast, lunch, dinner, school, church, home, college, and work to do, then don't use any article unless to restrict the meanings. ठीक है? For example, we ate breakfast at 8 o'clock this morning. That's general. We went to school yesterday. So we went to school. School is general. We went and we did not use any article before. It's general. Use of article da. Use following generalizations as a guide for the use of the article da. ये एक लंबी list of uses हैं of article da when it comes where to use article da and where not to use. तो हम इसको one by one touch करेंगे और हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपने पास इसको नोट डाउन कर लें और इसको प्रैक्टिस में लाएं अपनी राइटिंग में और अपने कॉन्वर्सेशन में, ताकि आप ये सिली मिस्टेक्स ना करें कि आपको यही इल्म ना हो कि आपने आर्टिकल दा को कहाँ इस्तेमाल करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूज़ ऑफ आर्टिकल दा विद. हम ओशंस के साथ यूज़ करेंगे, रिवर्स, सीज, गल्फ, प्लूरल लेक्स. फॉर एग्जाम्पल,
द रेड सी, द अटलांटिक ओशन, द पर्शियन गल्फ, द ग्रेट लेक्स। अगर अब हम आर्टिकल द कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, जब सिंगुलर लेक का नाम हो, जैसे लेक जिनेवा, लेक एरिक फॉर दैट मैटर, लेक सेफर मलूक। तो सिंगुलर लेक्स के साथ आपने आर्टिकल द यूज़ नहीं करना, और बाकी ओशंस, रिवर्स, सी, गल्फ, प्लूरल लेक्स के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। नाउ कम्स टू माउंटेन्स, जहाँ प्लूरल माउंटेन्स हैं, द रॉक्स, द रॉकी माउंटेन्स, द एंडिस, इनके साथ आ यूज़ होगा। लेकिन जो माउंट्स हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट वेसुवियस, माउंट मैककिनली, इन माउंट्स के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आ जाए अर्थ मून के साथ, द अर्थ, द मून। अब प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेट्स के साथ और आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा। वीनस, मार्स, अर्थ, ओरियन, अब इनके साथ हम कॉन्स्टलेट्स जो हैं, कॉन्स्टलेशंस के साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। व्हेन द फ्रेजेस origin begins with a school, the University of Florida, the College of Arts and Science। जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे इन द बिगनिंग। द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा या द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, द कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। School, colleges or universities, when the phrase begins with the proper noun, then we will not use article the। अब Santa Fe Community College, we will not use the। Cooper's Art College, no article the। Stetson University, no article। Aitchison College, no article the। So जहाँ proper noun start होगा वहाँ पे article the का इस्तेमाल नहीं होगा। जब जनरल यूनिवर्सिटी और कॉलेज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो हम article the इस्तेमाल करेंगे in the beginning। Ordinal numbers before nouns, the First World War, the third chapter, the fourth studies and fourth year for that matter, इन सब के साथ आर्टिकल द स्टार्ट में इस्तेमाल होगा। The cardinal numbers after noun, World War I, Chapter 3, Chapter 4, Book 5, तो इनके साथ हम द का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होगा। Wars except World Wars, the Crimean War, the Korean War, इन सब के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। बेयर इन माइंड वर्ल्ड वॉर के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरीके से certain countries or group of countries with more than one word except Great Britain, the United States, the United Kingdom, the Central African Republic, जहाँ multiple words group of words form the country names, वहाँ पे हम द इस्तेमाल करेंगे। But we will not use the article the in the countries which are preceded by the new or an adjective such as direction। New Zealand के साथ यूज इस्तेमाल नहीं होगा। साउथ अफ्रीका, साउथ शोज द डायरेक्शन, सो वी विल नॉट यूज़ द। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, इनके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह कंट्रीज़ विद ओनली वन वर्ड लाइक फ्रांस, स्वीडन, वेनेजुएला, वी विल नॉट यूज़ आर्टिकल द। इस तरह कॉन्टिनेंट्स लाइक यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वी विल नॉट यूज़ आर्टिकल द। स्टेट्स लाइक फ्लोरिडा, ओहायो, कैलिफोर्निया, वी विल नॉट यूज़ आर्टिकल द। अब आ जाएँ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ द इस्तेमाल होगा। द मैग्ना कार्टा के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। अब आ जाएँ एथनिक ग्रुप्स लाइक द इंडियंस, द एस्टिक्स, इनके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। अब स्पोर्ट्स में किन स्पोर्ट्स के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा लाइक बास्केटबॉल्स एंड बेसबॉल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसमें फ्रीडम, हैप्पीनेस, सैडनेस, इसके साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा। जनरल एरियाज ऑफ सब्जेक्ट मैटर लाइक मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, इनके साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा। हॉलीडेज़ विच सेज क्रिसमस, थैंक्सगिविंग, इनके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। ये हमने आर्टिकल द को कवर किया। ए और एन को हम लेसन 3 में कवर कर चुके हैं। अब हम आज का एक्सरसाइज को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको इनको फिल करना है विद एन आर्टिकल आ, एन और द, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो, और जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ यू कैन लीव दो स्पेसेस ब्लैंक। हम इस वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं। आप अपने लेसन्स को अभी इसी ही टाइम पे रिफ़्रेश करके तमाम आर्टिकल्स को यहाँ प्लेस करें और फिर वीडियो स्टार्ट करें, और फिर हम इसमें अपने आंसर्स को इंसर्ट करते हैं। बट पहले आप अपने ब्रेन सेल्स को एक्सरसाइज करें और सारी मेमोरी को रिकॉल करके यहाँ पर अपने जितने भी आपने रूल्स सीखे हैं, जितने भी ग्रामर रूल्स सीखे हैं, उनको यहाँ पे उनकी हेल्प से इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। और अब हम आंसर्स देखते हैं। Supply the article a, n or the if necessary.
Okay, so there are 30 questions which we'll cover, and now we'll start with the answers. Jason's father bought him the bicycle that he had wanted for his birthday. So चूँकि bicycle specifically है, तो हमने article दा इस्तेमाल किया है. Second, the Statue of Liberty was a gift of friendship from France. के साथ हमने कोई article इस्तेमाल नहीं किया because France is a singular country name. टू द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यहाँ जहाँ पर प्लूरल और मल्टीपल वर्ड्स ज्वाइन करके कंट्री का नाम फॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमने आर्टिकल द इस्तेमाल करना है. क्वेश्चन नंबर 3, रीटा इज़ स्टडीइंग इंग्लिश हम के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे. इसी तरीके से मैथमेटिक्स के साथ भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. लीव दिस स्पेसेस ब्लैंक. क्वेश्चन 4, द जज आस्क द विटनेस टू टेल द ट्रूथ. इसमें चूँकि स्पेसिफिक जज है, स्पेसिफिक विटनेस है और स्पेसिफिक ही कोई सच बताना है, तो हमने इसको स्पेसिफाई किया है, लेबल किया विद आर्टिकल द. क्वेश्चन 5, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफ़ी डैश कॉफ़ी विद डैश क्रीम एंड डैश शुगर. इसमें हमने कॉफ़ी, क्रीम और शुगर के साथ कोई इस जनरल वन, इसमें हमने इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया. क्वेश्चन 6, द बिग बुक्स ऑन द टेबल. चूँकि स्पेसिफिकली पता है कौन सी बुक कहाँ किस टेबल पे है, तो हमने उसको डिटर्मिन किया है विद एन आर्टिकल द. क्वेश्चन 7, नो वन इन डैश स्पेनिश क्लास न्यू डैश द करेक्ट आंसर टू डैश मिसेस पीजेट्स क्वेश्चंस. सो स्पेनिश क्लास में द हो गया, करेक्ट आंसर स्पेसिफिक है तो दैट इज़ द, बट टीचर के नाम के साथ हमने आर्टिकल के यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें इसमें प्रॉपर नाउन मौजूद है, राइट. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, माई डैश कार इज़ 4 years ओल्ड एंड इट स्टिल रन्स वेल. सो इसमें भी हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कार का कोई ब्रांड नेम मौजूद नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल कार. क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन यू गो टू डैश स्टोर प्लीज़ बाय डैश बॉटल ऑफ डैश चॉकलेट मिल्क एंड डैश डजन ऑरेंजेस. सो स्टोर स्पेसिफिक है तो द स्टोर. हमने कितना चाहिए था, कितनी बॉटल ऑफ चॉकलेट, 1 बॉटल ऑफ चॉकलेट मिल्क. अब चॉकलेट के साथ कोई आर्टिकल यूज़ करना है क्योंकि चॉकलेट का कोई ब्रांड मेंशन नहीं है. और हमने ऑरेंजेस के साथ भी इट्स जस्ट जनरल ऑरेंजेस, कोई भी डजन ऑरेंजेस आप उठा लें, तो इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल आ इस्तेमाल होगा. अब आ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये इसमें हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, वाउल साउंड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 सेज देयर आर ओनली डैश फ्यू सीट्स लेफ्ट फॉर डैश टुनाइट्स म्यूजिकल एट डैश यूनिवर्सिटी. सो फ्यू सीट्स हैं, सो अ फ्यू सीट हो जाएगा अगैन बिकॉज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. लेफ्ट फॉर डैश टू नाइट्स म्यूजिकल नाइट. अब किसी स्पेसिफिक जगह पे म्यूजिकल टू नाइट नहीं है, इट्स जस्ट अ नाइट म्यूजिकल, सो नो आर्टिकल द. इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में हमने उसको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है तो हमने द यूनिवर्सिटी से उसको आर्टिकल हमने इनकॉर्पोरेट किया है. क्वेश्चन 11, जॉन एंड मेर्सी वेंट टू डैश स्कूल येस्टरडे and then studied in dash library before returning home. So school was no school name, so no article there. Or library in that school is specific, so we label it with an article da. Question 12 says dash Lake Erie is one of dash 5 great lakes in dash America. So Lake Erie is a singular lake, so no article da. अब चूँकि उसके बाद हमने 5 ग्रेट लेक्स का कॉम्बिनेशन है, तो हमें पता था जहाँ पे ग्रेट लेक्स की कॉम्बिनेशन होगा या ओशंस होगा, वहाँ पर हमने आर्टिकल द इस्तेमाल करना है. और जिन मुल्कों के साथ कोई न्यू मौजूद लिखा है लाइक न्यूजीलैंड या फिर डायरेक्शन मौजूद है नॉर्थ या साउथ, उनके साथ भी आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे भी स्पेस एम्प्टी है. उसके बाद आ जाएँ क्वेश्चन 13 विच सेज ऑन आवर ट्रिप टू डैश स्पेन वी क्रॉस डैश अटलांटिक ओशन. स्पेन इज़ अ सिंगुलर नेम ऑफ अ कंट्री, तो उसमें भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. और ओशंस के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल होता है तो द अटलांटिक इस्तेमाल होगा. क्वेश्चन 14, डैश माउंट रशमोर इज़ द साइट ऑफ डैश मैग्निफिसेंट ट्रिब्यूट टू डैश 4 ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट्स. माउंट के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया. उसके बाद मैग्निफिसेंट के साथ हम आ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिगार्डलेस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद 4 ग्रेट. अब 4 जो है हमने मालूम था कि जहाँ पर कार्डिनल हमारे पास ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स थे हमारे पास, तो जहाँ पे 4 है इसलिए उसके साथ ये ऑर्डिनल नंबर है तो इसके साथ हम आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं करेंगे.
4 is cardinal, so we will not use cardinal number, so we will not use article da. Question 15, what did you eat for dash breakfast this morning? हमें मालूम था breakfast स्कूल कॉलेज डिनर लंच के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा. 16, Louis played dash basketball and dash baseball at dash boys club this year. बास्केटबॉल बेसबॉल इन स्पोर्ट्स के साथ कोई आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होता. इस तरीके से बॉयज़ क्लब स्पेसिफिक है तो हम उसके साथ आर्टिकल दा यूज़ करेंगे, द बॉयज़ क्लब. 17, Rita plays dash violin and her sister plays dash guitar. So the violin is specific, the violin. इसी तरीके से guitar is specific है तो the guitar. 18, while we were in dash Alaska, we saw dash Eskimo village. Alaska again is a continent, a place, so we are not supposedly using any article da. Or Eskimo village is a village name, we use N because if it's vowel sound, so it's an Eskimo village. 19, Phil can't go to dash movies tonight because he has to write dash essay. Movies specific है, कहाँ जाना है, the movies हो गया. और article an essay, N because E is one of the vowel within vowel sound, so we'll use an article N because he supposedly mean to write one article, so it's an essay. Question 20, David attended dash Princeton University. No article da because हमें मालूम है article da use होता है यूनिवर्सिटी में जब यूनिवर्सिटी comes first and the name comes after. But if the name comes early, like Princeton comes early, तो it's a proper noun already, we will not use the article da. Question 21, Harry has been admitted to dash School of Medicine at dash Midwest University. यहाँ पर school comes earlier, so we will use the article da. If it was a medicine of a school, we would not have used any article da. Followed by a Midwestern University because again it's just we will not use an article da before, and its name, it's a singular one, so we'll use an article a. No vowel, so no article n. Question 22, Mel's grandmother is in dash hospital, so we went to visit her last night, dash 9. So we know which hospital she is admitted to, so it's article the. And we are visiting her, and the last night we are not supposedly using any article there. Question 23, dash political science class is taking dash trip to dash United Arab Emirates in dash spring. So article A or the, any of the two can be used because it's a political science. A trip, so it will be a trip. United States is a combination of word of the country, so we'll use an article the. And spring is a season, we'll use an article the. Question 24 says dash Queen Elizabeth II is dash monarch of dash Great Britain. So it's a proper already noun, so we'll not use any article before Queen Elizabeth. The monarch, we'll use the monarch, the article because it's a specific one, and before Great Britain, that is the only exception by the way, जहाँ पर आपके पास country name multiple components में है, but you will not use great. The article the. If it was United Kingdom, we would have used the United Kingdom, but it's a Great Britain word, हम यहाँ पे article the use नहीं करेंगे. Question 25 says dash Declaration of Independence was drawn up in 1776. So the declaration, any specific whether it is a constitution or a declaration or इस किस्म के जितने भी monumental किस्म के documents होते हैं, documentation, उनके साथ article दा इस्तेमाल होता है. Question 26, scientists sent dash expedition to dash Mars during dash 1990s. So E expedition is is because of vowel we have usually come with an article N. Mars के साथ consonants के साथ हम we will not use any article the, so Mars will be empty space, and during the 1990s is specific one, so we'll use the article. Question 27, last night there was dash bird singing outside my house. No specific bird whatsoever because it's a vowel, it's a consonant sound, so we'll use an article the. Question 28, dash chair that you are sitting in is broken. So the specific chair we are referring to is the article the will come. Question 29 says dash civil war was fought in dash United States between 1861 and 1865. So the specific war we are referring to. So except World War we will use the article. So the civil war we will refer to article the.
and United States multi names of a country, so we'll use the, again मैं repeat कर रही हूँ, United Arab Emirates, United States, United Kingdom, इस तरीके से जो भी मल्टी कॉम्बिनेशन वर्ड्स हैं मुल्कों के, उसमें आर्टिकल दा इस्तेमाल होगा, एक्सेप्ट ग्रेट ब्रिटेन, उसमें आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन 24 में हम देख चुके हैं। और इस तरीके से वो मुल्क जिनके नाम सिंगुलर हैं, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, इज़राइल या जो भी और नाम, इनमें हम कभी भी आर्टिकल दा यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 30 विच सेज डैश फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ स्मॉलर दैन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। इसमें सिंपल वो रूल होगा जहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी का नाम स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन मौजूद है तो हम आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज नाम में मौजूद है पहले, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, व्हाट्स और कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो उसमें हम आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। तो पहले ब्लैंक में आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं होगा और सेकेंड ब्लैंक में आर्टिकल दा इस्तेमाल होगा, बिकॉज द वर्ड यूनिवर्सिटी कम्स अर्लियर देन फ्लोरिडा। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सरसाइजेज, आई होप यू लाइक इट। इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट द लेसन 5 ऑफ कोर्स टॉफल कोर्स फॉर द बिगनर। इसमें हम यूज़ करेंगे वर्ड अदर का इस्तेमाल, कि कैसे कैसे आप लोग को वर्ड इस अदर को इस्तेमाल करना है। और लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट लुक्स बिग लॉट, बट इसको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड अदर इज़ ऑफ्टन यूज कॉज ऑफ कन्फ्यूजन फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स टू स्टडी द फॉलोइंग फार्मूलाज, ताकि हम इसको कॉम्प्रिहेंड कर लें विद टाइम और इसको हम स्टडी कर सकें। काउंट नाउन्स के साथ अगेन मुझे क्लैरिटी है कि मैं चूँकि लेसन 3 में आपको काउंट और नॉन काउंट नाउन्स की क्लैरिटी दे चुकी हूँ, तो यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रायर beforehand. Okay, so for the count nouns, n plus other plus singular noun one more. For example, another pencil, one more pencil. So pencil we know is a count noun. So हम इसमें n यूज़ कर लेंगे, another pencil, और इसको हम इसका मतलब होगा one more pencil. इसी तरीके से the के साथ अगर हम other यूज़ करेंगे, the other plus singular noun. So इसका मतलब है last of the set. The other pencil, the last pencil present. So इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, another pencil mean one more pencil, और the other pencil mean the last pencil present in that place, right, the last one left. इसी तरीके से other को जब हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है more of the set, other pencils, some more pencils. अगेन हम साथ साथ रिकैप भी करेंगे, another pencil, one more pencil, the other pencil, the last pencil present. इसी तरीके से other pencils means some more pencils. ठीक है, अभी हम सिर्फ काउंट नाउन्स को कवर कर रहे हैं, ताकि साथ साथ इसको हम रिकैप भी करते जाएंगे ताकि हमें इसके बारे में क्लैरिटी रहे। फिर आ जाएगा the other. दी अदर अगर हम प्लूरल काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है द रेस्ट ऑफ द सेट, दी अदर पेंसिल्स, ऑल द रिमेनिंग पेंसिल्स लेफ्ट। ठीक है, अगेन एन अदर मीन्स वन मोर पेंसिल, मगर सिंगुलर नाउन के साथ। दी अदर मीन्स द लास्ट पेंसिल प्रेजेंट। इस तरीके से अदर विद द प्लूरल नाउन मीन्स अदर पेंसिल्स मीन्स सम मोर पेंसिल्स, और दी अदर पेंसिल्स, ऑल द रिमेनिंग पेंसिल्स प्रेजेंट। सो दिस इज अबाउट काउंट नाउन्स। अब हम इसके मुकाबले में देखते हैं नॉन काउंट नाउन्स के साथ द वर्ड अदर का इस्तेमाल कैसे होगा। अदर को जब हम नॉन काउंट नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब मोर ऑफ द सेट, अदर वाटर, सम मोर वाटर। इसी तरीके से द अदर के साथ जब हम नॉन काउंट यूज़ करेंगे, द अदर के साथ मीन्स ऑल द रेस्ट, द अदर वाटर, द रिमेनिंग वाटर। दिस वॉज अबाउट द टॉपिक, दिस वॉज अबाउट द चार्ट। हमने किस तरीके से अदर, अनदर, द अदर को इस्तेमाल करना है विद काउंट नाउन एंड विद प्लूरल काउंट नाउन एंड नॉन काउंट नाउन के साथ। एक चीज़ और क्लियरिटी होनी चाहिए कि अनदर एंड अदर आर नॉन स्पेसिफिक वाइल द अदर इज़ अ स्पेसिफिक वन। जैसे हमने पहले भी स्टडी किया, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड one can omit the noun and keep the determiner the and other so that other functions and the other will function as a pronoun. अगर आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो आप अपने नाउन को ओमिट भी कर सकते हैं और आपका जो वर्ड अदर होगा वो एग्जैक्टली रेफर करेगा आपके प्रोनाउन को वेरी कन्वीनियंटली। इसको हम एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे। इफ़ इट इज़ अ प्लूरल काउंट नाउन देन दैट इज़ ओमिटेड, देन अदर बिकम्स अदर्स। अगर आपने अदर को इस्तेमाल किया है अपने नाउन के साथ और आप नाउन ओमिट करते हैं
तो आपका अदर विल सर्व एज अ प्रोनाउन फॉर दैट सेंटेंस इन दैट सेंटेंस ऑफ द फॉर द सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप अदर को यूज़ कर रहे हैं और अपने नाउन को ओमिट कर रहे हैं और आपका जो नाउन है वो प्लूरल है, तो फिर आपने अदर को अदर्स करना है। द वर्ड अदर कैन नेवर बी प्लूरल इफ़ इट्स फॉलोड बाय अ नाउन। अगर आप नाउन यूज़ कर चुके हैं तो फिर वर्ड अदर को आप अदर्स नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आप अदर्स तब करें जब आपने अपने नाउन को अपने सेंटेंस में से ओमिट कर दिया है। सो जस्ट हैव क्लैरिटी, और इसके हम देख लेंगे कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी अनदर। बुक इज़ अ काउंट नाउन, सिंगुलर काउंट नाउन है, और हम आगे कोई और मांग रहे हैं, हम स्पेसिफिक कोई नहीं कह रहे, हम कोई और दूसरी मांग रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अनदर। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी द अदर। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें स्पेसिफिकली कौन सी दूसरी बुक चाहिए, तो हम यूजिंग द अदर वन, द वर्ड अदर। दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर्स आर पॉइजनस टू। इस वक्त इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपके जो बाकी जो सारे केमिकल्स हैं इसमें प्लूरल हैं, तो हमने यहाँ पे वर्ड केमिकल को ओमिट कर दिया, तो इसलिए हमने इसको वर्ड अदर्स यूज़ कर दिया। अदर्स आर पॉइजनस टू। अब अगेन इसमें हमने वर्ड अदर्स यूज़ किया हुआ है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड दी अदर, तो इसमें स्पेसिफिक नहीं है। 4 आई डोंट वॉन्ट दीज बुक्स, प्लीज़ गिव मी दी अदर्स। अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हमें कौन सी दूसरी बुक्स चाहिए। अब हमने यहाँ पे वर्ड बुक एमिट हो चुका है, द अदर से हमें क्लैरिटी है कि हम वी आर रिफरिंग टू सम अदर बुक्स। अगेन नोट, another way of substituting for the noun is to use other plus one or once। इसको हमने बोलने में हमने कई बार देखा, हम इसकी क्लैरिटी देख लेते क्या है। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, प्लीज़ गिव मी अनदर वन। वहाँ पे हमने सेंटेंस में बुक को ओमिट किया, तब भी हमें वर्ड अनदर से समझ आ रहा था। यहाँ पे हमने अनदर के साथ वन भी इस्तेमाल कर लिया, तब भी हमें क्लैरिटी कि वी आर रिफरिंग एक्चुअली टू द बुक। आई डोंट वॉन्ट दिस बुक, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ गिव मी दी अदर वन। अगैन हमें वन का मतलब है हम कोई एक ही और चीज़ मांग रहे हैं। वन इज़ एक्चुअली रिफरिंग टू द काउंट एज वेल। दिस केमिकल इज़ पॉइजनस, अदर वंस आर पॉइजनस टू। तो चूँकि हम यहाँ पे केमिकल्स को रेफर कर रहे हैं, प्लूरल है, तो अदर वंस आर पॉइजनस टू। आई डोंट वॉन्ट दीज बुक्स, प्लीज़ गिव मी दी अदर वंस। तो आप वन और वंस को ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। एंड बेयर इन माइंड कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली रेफर करें टू योर नाउन विच इज़ बुक और केमिकल फॉर दैट मैटर, और हम इसमें वर्ड बुक और केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। It is also possible to use the demonstrative articles this, that, these and those as pronouns. It is correct to say this one and that one, however it's not correct to say these ones or those ones. तो अगर आपने conversations में ये सुना हुआ है कि this one or that one, that's fine, but you will never use either in conversation or in writing the words these ones or those ones. ये incorrect terminologies हैं. Simply use these or those as pronouns without adding ones. आप these और those को अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, but you cannot use ones following by these or those. This elevator is broken, that one is also broken, so that one is referring to that elevator. These glasses are dirty, those are dirty also, so those here refers to glasses. But we will not say those ones are dirty also. We will not use this. We will just say those, and this will make our point across. This was all about the use of other. इस एक्सरसाइज को हम एक ग्लांस थ्रू करेंगे ताकि हमने जितने भी रूल्स पीछे देखे हैं रिगार्डिंग सिंगुलर काउंट, प्लूरल काउंट नाउन्स या नॉन काउंट नाउन्स के लिए हमने अदर एंड अदर द अदर कैसे इस्तेमाल करना है, हम उसके यूजेस देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पॉज करें, आपने जितना भी टेबल अपने पास रूल्स लिख लिए हैं उनको एक बार मेमोराइज़ कर के इसमें लिखें, और जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी हम इसको फिर अभी आप फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें और इसमें आंसर्स देख लें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए पूरी कि अदर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। और जब आपको एक बार इसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी लिखने में, तो ये इवेंचुअली आपकी कॉन्वर्सेशन में भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें, पहले अपने दिमाग से तमाम रूल्स को ग्लांस थ्रू करें, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, और तब इसके दोबारा आंसर्स को जंप इन करें। फॉर दोज जिन्होंने आपका कंप्लीट कर लिया है, हम अपने आंसर्स की तरफ चलते हैं। दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ गिव मी another, the other, another one, the other one, the other one. This all singular will work in this sentence.
Question number 2, if you are still thirsty, I'll make another pot of coffee. Right? It's just a pot of coffee. कोई specific coffee हमने कहीं सामने नहीं रखी हुई तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, just single another. This dictionary has a page missing. Please give me the other, the last one which is left. Right? Question 4, he does not need those books. He needs the others, all the remainings. Right? Question 5, there are 30 people in the room. 20 are from Latin America and the others are from other countries. Question 6, 6 people were in the store. 2 were buying meat. Another was looking at magazines. Another was eating a candy bar. And the others, the remaining ones, were talking about around looking for more food. Notice the verbs. आप verbs में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितने लोग left over हैं. तो जो remaining ones हैं, they are the others, so the specific ones. Question 7, this glass of milk is sour. Dash, which says the other glass of milk is sour too. Right? The specific one we are referring. Of course, सारे तो दूध फटे हुए नहीं हैं. Question 8, the army was practicing its drills. One group was doing artillery practice. Another was marching. Another was at attention. And another was practicing combat tactics. Question 9, there are 7 students from Japan. Others are from Iran. The others are from other places. We looked at 4, the question 8, question 10, the final. We looked at 4 cars today. The first 2 were far too expensive, but the other ones were reasonably priced. Hopefully आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा कि आपने either, another, the other और कैसे इस्तेमाल करना है. जहाँ तक ताल्लुक़ है दी अदर वन और अनदर वन का, इट्स जस्ट इन एडिशन. यू कैन, आप इसमें प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहे हैं विद द वर्ड वन. इसका और कोई हार्ड एंड फास्ट और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट कि आपने अनदर कब इस्तेमाल करना है, दी अदर आपने कब इस्तेमाल करना है जब लेफ्ट ओवर हैं, अदर्स आपने कब इस्तेमाल करना है जब आप रेफ़र करें टू प्लूरल थिंग्स. आई होप यू हैव क्लैरिटी ऑफ दीज थिंग्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. लेट्स स्टार्ट द लेसन 6 अबाउट टॉफल कोर्स फॉर द बिगनर्स. इसमें हम वर्ब फ्रेज़ के बारे में स्टडी करेंगे. आज हमारा टॉपिक है टेंसेस. इसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे एंड द होल लेसन विल एंड विद एन एक्सरसाइज. होपफुली आप उस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें ताकि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और लिमिटेशंस जो भी हैं इसके टेंस के हवाले से हम जो भी स्टडी करेंगे उसको आप एक ही बार उसी वक्त रिफ़्रेश अपने एक्सरसाइज कर लेंगे एक बार, तो आपको हमेशा मेमोराइज रहेगा. और वंस ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, इनिशियली ये आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन विद टाइम ये आपकी कॉन्वर्सेशन में भी ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा. सो टू हैव अ बेटर कॉन्वर्सेशन विद गुड ग्रामर्स आपको अपने टेंसेस के बारे में थोड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए. सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द कोर्स. हम पहले एक क्विक ग्लांस थ्रू कर लेते हैं टेंसेस के हवाले से. हम मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंस होता है. प्रेजेंट टेंस में आपके पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. अगर हम इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो ही इज़ अ सब्जेक्ट, वॉक इज़ अ वर्ब. हमने एस का वर्ड इस्तेमाल किया है बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, और एवरी डे मीन्स दिस इज़ अ नॉर्मल रेगुलर डे एक्शन. इसी सेंटेंस को अगर हम सिंपल पास्ट में बोलेंगे तो हम कहेंगे ही वॉक्ड to school yesterday. Now he is a subject, no difference, but the second form of verb use करेंगे which refers the action was done in the past. Yesterday itself उसको बता रहा है कि ये past का action है. Besides present simple आपके पास continuous tense होता है जिसको हम progressive tense कहते हैं. अगर हम उसमें present tense की बात करें तो he is walking to school now. This action is happening right now. वॉकिंग इज़ शोइंग कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी एडिशन हो जाता है आपके वर्ब के साथ, और इज़ रेफरिंग कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है. अगर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल होता तो हम इसमें ऑक्सिलरी जो यूज़ करते वो ARER होती. इस तरीके से पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस में आपके पास ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ जेन. वॉज रेफरिंग कि एक्शन वॉज पास्ट. इस तरीके से आपका जो वर्ब है वो और उसकी जो साथ आईएनजी फॉर्म में दैट रिमेन्स द सेम और नो अदर डिफरेंस. थर्ड आपका जो टाइप है वो है परफेक्ट. अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सेंटेंस इज़ लाइक ही वॉज, ही हैज़ वॉक्ड टू स्कूल सेवरल टाइम्स.
हैज़ रेफर्स टू रिफ्लेक्टिंग कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. इट कुड हैव बीन हैव अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता. हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है विद इन परफेक्ट टेंस. और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हैज़ की जगह हैड हो जाएगा और द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेंस, द वर्ब फॉर्म रिमेंस द सेम. ये कुछ वर्ब लिस्ट है जो कि रिगार्डलेस आपका कोई सा भी आपका टेंस हो, दे विल नॉट अंडरगो एनी चेंज. अदरवाइज़ आपका फॉर्म आपका जो ज़्यादातर वर्ब जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. लेकिन ये जो वर्ब की लिस्ट आपको हम हैं इनको याद कर लें. इनमें आपके पास कोई चेंजेस नहीं होंगे. इनको हम एक बार गो थ्रू भी कर लेते हैं. सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस में बैट रिमेंस बैट, पास्ट में भी बैट रहेगा और पार्टिसिपल में भी पास्ट पार्टिसिपल में भी बैट ही रहेगा. अलबत्ता जब इसको कंटिन्यूस फॉर्म करेंगे तो इसमें आईएनजी का एडिशन हो जाएगा विद एडिशनल टी. बीट, ये बैट, 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 बैटिंग, इसमें अब टी एडिशनल एक्स्ट्रा यूज़ हो जाएगा. बिड, बिड, बिड रिमेंस और इसमें जब हम इसका कंटिन्यूस फॉर्म करेंगे तो इसमें एक एडिशनल डी आ जाएगा, बिडिंग हो जाएगा. कॉस्ट रिमेंस सेम, कॉस्ट, कॉस्ट एंड कॉस्ट, मगर कॉस्ट के साथ हम कोई एक्स्ट्रा टी ऐड नहीं होगा, सिर्फ आईएनजी एडिशन हो जाएगा इन कंटिन्यूस फॉर्म. कट रिमेंस सेम, कट, कट एंड विद एडिशनल इसमें कटिंग हो जाएगा एडिशनल विद टी आईएनजी हो जाएगा जब कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे. फिट, फिट, फिट विद एन एडिशनल टी आईएनजी फॉर द कंटिन्यूस फॉर्म फिटिंग. हिट रिमेंस हिट एंड विद एडिशनल टी इट विल बी हिटिंग. Put will remain put and with the additional in a continuous form it will be putting. Quit, quit and it will be quitting with additional t in continuous forms. Read will be read and read. Have focus on the words on the sound read because जैसे हमने यहाँ पे नोट में लिखा है साइड पे कि read is pronounced differently in the past tense and the participle but is spelled the same. यहाँ पे इनकी फॉर्म आपकी जो है चेंज होने पर स्पेलिंग सेम रहेगी, बस इसका साउंड चेंज हो जाएगा. अगर सिंपल प्रेजेंट में ये रीड है तो पास्ट में रेड, पार्टिसिपल में भी रेड हो जाएगा, स्पेलिंग सेम रहेगी. और कंटिन्यूस में इसको हम लिखेंगे रीडिंग, आईएनजी ऐड कर देंगे. शट रिमेंस शट with an additional ting in the present continuous tense in the continuous form. इस तरह से स्प्रेड रहेगा स्प्रेड ही रहेंगे हम प्रेजेंट में भी पास्ट में भी और कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसमें एडिशनल कर देंगे आईएनजी वर्ड्स का. अब हम स्टडी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. द टेंस इज यूजुअली नॉट यूज्ड टू इंडिकेट प्रेजेंट टाइम. However, it is used to indicate present time now with the following native verbs. इस टेंस की एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि हमेशा वो काम जो कि रेगुलर फॉर्म में हो रहा है, जो आपकी हैबिट है, जो आप रेगुलर रूटीन में करते हैं या वो काम रेगुलर रूटीन में होता है, उसके लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होती है. चाहे वो सनराइजेज इन द ईस्ट फ्रॉम द ईस्ट हो एवरी मॉर्निंग जो कि रेगुलर रूटीन का काम है, या अगर आप वॉक कर रहे हैं रेगुलर में, कोई भी आपकी रूटीन हैबिचुअल काम है, दैट विल बी ऑलवेज मेंशन इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. ये कुछ आपके स्टैटिक वर्ब्स हैं जो कि आपके प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं. नो, अंडरस्टैंड, हैव, बिलीव, हेट, नीड, हियर, लव, अपीयर, सी, लाइक, सीम, स्मेल, वांट, टेस्ट, wish, sound, own. The verb listed above are almost never used in the present or past or continuous form, although it is possible in some cases. ये सारे जो verbs हैं ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होते हैं, नाउ के फॉर्म, नाउ के वक्त में, जिस वक्त ये बात हो रही है. रेयरली यू विल फाइंड देम प्रेजेंट इन द कंटिन्यूस फॉर्म, जिसको हम पहले टच कर सकते हैं कि कंटिन्यूस में हम आईएनजी ऐड करते हैं. इनमें हमारा आईएनजी एडिशन की पॉसिबिलिटीज़ लेस हैं, बट इन सम केसेस यस देयर आर. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम मजीद स्टडी करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन. एज आई सेड बिफोर, जॉन वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये दैट हैपन्स ऑन द रेगुलर बेसिस एटलीस्ट फॉर सम मेनी ईयर्स. दे अंडरस्टैंड द पीपल नाउ. It's a stative verb. Henry always swims in the evening. मैंने यहाँ पे s का वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हेनरी है वो दैट इज सिंगुलर, सो इट्स हैबिचुअल एक्शन. वी वॉन्ट टू लीव नाउ. अब यहाँ पे लीव वर्ब है लेकिन इसके साथ कोई एडिशनल s नहीं है बिकॉज जो वी है आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ प्लूरल. अगेन ये भी स्टैटिव वर्ब है.
द कॉफ़ी टेस्ट्स डिलिशियस. कॉफ़ी इज़ अ सिंगुलर, दैट्स वाई इसमें टेस्ट के साथ एस एड हुआ हुआ है, एंड अगेन इट इज़ अ स्टैटिक वर्ब. Mark usually walks to school. Mark is a singular. Walks to school is a kind of a habit for certain many years, so it's a habitual action. Your cough sound bad. तो sound is a stative verb. जिनकी लिस्ट हमने पहले स्टडी की थी कि stative verbs आप यूजुअली यूज़ करेंगे इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब हम स्टडी करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. कंटिन्यूस के लिए हम प्रोग्रेसिव का वर्ड भी यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट यू यूज टू मेक अ सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अ कंटिन्यूस फॉर्म, फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. आपके पास सब्जेक्ट होगा फॉलोड बाय एम, इज एंड आर. एम और इज आपका सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट्स के साथ होंगे, आर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. दिस विल बी फॉलोड बाय वर्ब जिसमें हमारे पास आईएनजी ऐड हुआ होगा. दिस कैन बी फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफाइड डिपेंडिंग आपका सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर करता है, बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विच इज शोज अ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस फॉर्म. The present progressive is used to indicate present time now with all but the stative verbs listed previously. John is eating dinner now. It is also used to indicate future time. We are leaving for the theatre at 7 o'clock. तो हमने is eating यूज़ करके हमने now के साथ बताया, और हम इसको फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम कौन सा काम फ्यूचर में कर रहे होंगे. So it is also used to indicate future time. There are some of the examples of present continuous. The committee members are examining the material now, which is present time. George is leaving for France tomorrow. अब ये है continuous tense, but we are using it for the future function, future action. So it's a future time. Henry is walking to school tomorrow. Again, it is tomorrow, so it's a future time. The president is trying to contact his advisors now, so it's a present time. The secretary is typing the letter now, present time. We are flying to Venezuela next month. It will be a future time, but our flying is a present tense, but it can be used both for the present action and it can be used for the future time. This is all about the present tense we spoke today. Let's have a quick look of the exercise और हम uses देखते हैं कि present tense को कैसे structure करते हैं. इन 10 एग्जाम्पल्स में आपके पास मैंने पैरेंथेसिस में इन ब्रैकेट्स में वर्ब दिए हुए हैं. आपने इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में भी बनाना है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस फॉर्म में बनाना है. इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पर आके अपनी वीडियो को पॉज करें. जितने रूल्स आपने अभी पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, उनको रिकॉल कर लें, इनको यहाँ इनकॉर्पोरेट करें, और उसके बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं और इनके आंसर्स देखते हैं. जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेट्स स्टार्ट द आंसर्स. लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द आंसर्स. समथिंग स्मेल्स वेरी गुड. सो दिस स्मेल्स मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट. इट विल नॉट बी हैपनिंग इन द फ्यूचर. ठीक है. अब चूँकि जो कोई चीज़ है वो सिंगुलर है, तो हमने इसमें अपने वर्ब के साथ एस ऐड किया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन, वी आर ईटिंग डिनर एट 7 o'clock. सो इट विल बी अ फ्यूचर. प्रेजेंट कंटिन्यूस कैन बी यूज्ड हेयर. He practices the piano every day. It's a habitual work, so it can be practice, simple present, but हम s ऐड कर रहे हैं बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो वो सिंगुलर है. अगर ये सिंगुलर नहीं होता तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस वर्ड यूज़ करते हैं विद नो एडिशन ऑफ एनी ing और एनी अदर फॉर्म. प्रेजेंट टेंस ऑलवेज हैव अ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब. Question 4, they are driving to school tomorrow. Again, we are referring this continuous present form for the future work. Question 5, I believe you. Believe is a stative verb which we spoke before, so this is not going to have any other difference. Again, आपका subjects जो है उसमें believe use होगा because it's not he, she और it के साथ हमेशा verb में आप s और es का addition करते हैं. Question 6 says Maria has a cold or have a cold. have आपका verb है लेकिन have is used when it's plural, but Maria is a singular, so हम यहाँ पे has use करेंगे. It will not be having cold in the future, it's just right now. George is swimming right now. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट में हो रहा है, राइट. उसके अलावा है ओके जॉन. क्वेश्चन 8, जॉन हेट्स स्मोक. इट्स अ नॉर्मल हैबिट ऑफ हिज. ही डजंट लाइक इट दो, तो इसमें हेट यूज़ हो रहा है. एस हमने ऐड किया है बिकॉज जॉन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए रिपीट करी हूँ ताकि जितनी रेपिटेशन होगा आपको ये चीज़ आपके दिमाग में इंग्रेव हो जाएगी कि जहाँ भी सिंगुलर वर्ब है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू आर सपोज टू यूज़
एस एडिशनली बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है एंड दैट ओनली प्रैक्टिस हैपेंस इन द प्रेजेंट टेंस. वी विल नॉट बी डूइंग सच प्रैक्टिस इन पास्ट टेंस व्हाटसोएवर. क्वेश्चन 9, जिल ऑलवेज गेट्स अप एट 7 o'clock. जिल इज़ अ सिंगुलर, सो हमने गेट अप में गेट के साथ एस ऐड किया है एंड इट्स हैबिचुअल वर्क, सो इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल प्रेजेंट एनीवे. Question 10 is Jerry is mowing the lawn now. Jerry is a cat for sure, और this is a present continuous form of verb action. तो इसमें हमने present tense यूज़ किया है and Jerry is a singular, so its helping verb is here. This was all about the present tense and present continuous tense. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. ये हमारी लेक्चर सीरीज़ है जो इसमें हम टॉफिल के कोर्स को कवर कर रहे हैं फॉर द बिगनर्स, फॉर द प्योर बिगनर्स. इसमें आज हमारा लेसन 7 है जिसमें हम सिंपल पास्ट टेंस को कवर करेंगे. इससे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ वर्ड अदर यूज़ कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. द वर्ड अदर द स्टडी कर चुके हैं. हमने पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ किया, सिंपल कंटिन्यूस टेंस को स्टडी किया लेसन 6 में. आज लेसन 7 में हम सिंपल पास्ट टेंस को और पास्ट कंटिन्यूस को स्टडी करेंगे. सो लेट्स जंप इनटू द लेसन. सिंपल past tense is used for a completed action in the past that had happened at one specific time in the past. इसमें जो words हमने highlight किए हुए हैं, they are all simple past tense. They are not past continuous or past perfect. John went to Spain last year. Went is a second form of verb. The word is go. Verb is go. यानी कि John Spain last year Spain जा चुका है. Bob bought a new bicycle yesterday. बॉब ने नई बाइसिकल कल ख़रीदी है. बॉट अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. मारिया डिड हर होमवर्क लास्ट नाइट. कल रात मारिया ने अपना होमवर्क किया है. डिड इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. मार्क वॉश्ड द डिशेस आफ्टर डिनर. रात को कल डिनर के बाद मार्क ने अपने बर्तन धोए हैं. वी ड्रोव टू द ग्रोसरी स्टोर दिस आफ्टरनून. ड्रोव इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. जॉर्ज कुक्ड डिनर फॉर हिज फैमिली सैटरडे नाइट. अगैन दिस वॉज एन एक्शन कंडक्टेड बिफोर. This was all about past tense. Now starting the past continuous tense, इसको past progressive भी कहते हैं. ये straight simple formula है past progressive to continuous tenses का. इसको आप कहीं भी लिख लें, अपने नोटबुक पे लगा दें या अपनी नोटबुक पे सबसे ऊपर लिख लें ताकि आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी रहे. आप इस past continuous form tense में sentences का स्ट्रक्चर ये होता है कि it starts with the subject followed by was or were which are the helping verbs. इसमें was is used for the subject which is singular. For the plural subject were is used. और इसमें verb की first form के साथ ing का addition होता है. अब हम इसके कुछ uses देख लेते हैं कि past continuous tense form कहाँ use होती है. वो actions, an action which was occurring in the past and was interrupted by another action. ऐसा कोई action जो कि माजी में हो रहा हो and then was suddenly interrupted by another action, always referred, always mentioned as past continuous. इसका स्ट्रेट फार्मूला देखते हैं. अगर आपके पास व्हेन फर्स्ट सब्जेक्ट सिंपल पास्ट, ये एक एक्शन है फॉलोड बाय एक्शन सेकंड विच इज़ सब्जेक्ट टू इन पास्ट कंटिन्यूअस. सो अगर आपका तो हम एक एक्शन हो रहा था और उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया है तो जो एक्शन हो रहा था दैट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. व्हेन सब्जेक्ट 1 मार्क, सिंपल पास्ट टेंस केम होम. Subject to Martha, past continuous was watching television. So जब Mark came home, Martha was watching television. So एक action जो कि continuous में हो रहा था वो broke हुआ by another action. इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी रिफ्रेस कर सकते हैं जिसमें आप एक एक्शन को पहले लिख लें यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस के साथ, पास्ट कंटिन्यूस के साथ, फिर फॉलोड बाय व्हेन and then second subject with a simple past tense. So when Martha was watching television when second subject Mark came home. So आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं एक एक्शन को जो कंटिन्यूसली हो रहा था फॉलोड बाय अनदर एक्शन विच एक्चुअली ब्रोक द फर्स्ट एक्शन. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक एक्शन एक हमने यूज़ देख लिया कि जब एक कोई ऐसा काम जो माजी में हो रहा हो और उसको ब्रेक डाउन मिला हो या उसको ब्रेक मिला हो फ्रॉम अनदर एक्शन तब हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. इसका सेकंड यूज़ ये है कि टू एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट. इसको देख लेते हैं. इसमें हमारा जो रूल अप्लाई होता है वो ये है कि आपके पास फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको आप पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज़ कर रहे हैं. वाइल का वर्ड यूज़ हो रहा है विच रेफर्स कि ये एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है विद अनदर एक्शन इन पैरेलल.
सेकेंड सब्जेक्ट है एंड अगेन आपके पास सेकेंड भी पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म है. मार्था वॉज वॉचिंग टेलीविजन वाइल मार्क वॉज रीडिंग अ बुक. सो वाइल का वर्ड इस यूज आपका दिखा शो हो रहा है कि दोनों एक्शंस आर कंटिन्यूसली हैपनिंग एट द सेम टाइम बट हैपनिंग इन द पास्ट बिकॉज बोथ आर शोइंग पास्ट टेंस. This can also be showed as while and then followed by first subject past continuous, second subject past continuous. So while Mark was reading a book, Martha was watching a television. So there is no difference whatsoever. दो actions जो एक साथ हो रहे हैं उनमें हम while का word use कर लेंगे and the action which was interrupted by another action उसमें हम when का word इस्तेमाल करेंगे. The following construction is also possible but it's not as common as the first two हमने पहले mention की हैं वो भी पॉसिबल हैं, ये भी पॉसिबल हैं, बट इनकी जो यूजेस है या इनकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी कॉमन नहीं है. फिर भी लेट्स हैव अ लुक. वाइल सब्जेक्ट फर्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सेकंड सब्जेक्ट एंड सिंपल पास्ट. वाइल मार्था वाज वाचिंग टेलीविजन मार्क रेड अ बुक. आप फोकस करें, मैंने सिंपल पास्ट के लिए वर्ड रेड बुक कहा है और इसकी स्पेलिंग रीड की है. So it's just about the pronunciation. So इसका usage भी है but it's not as common as I mentioned the formulas before. So while Martha was watching television, Mark read a book. Past progressive action occurring, इसके कुछ और uses देख लेते हैं. An action which was occurring at some specific time in the past. हमने पहले स्टडी किया कि एक एक्शन जो पास्ट में हो रहा हो और वो इंटरप्ट हो बाय सेकेंड एक्शन. एक वो हमने स्टडी किया जिसमें हमारे पे दो एक्शन एक साथ कंटिन्यूसली पास्ट में हो रहे हैं. फिर एक एक्शन विच वॉज अकरिंग एट सम स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट वी डोंट नो व्हेन. सो इसके एग्जांपल देख लेते हैं. मार्था वॉज वॉचिंग टेलीविजन एट 7 o'clock लास्ट नाइट. सो इट्स जस्ट दैट सिंपल. कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई दो एक्शन साथ नहीं हो रहे. इट्स जस्ट वन वॉज एक्शन वॉज हैपनिंग इन द पास्ट टाइम लास्ट नाइट. Second example, what were you doing at 1 o'clock this afternoon? So it's about your action you were doing at that time. That's it. No interruption, no other thing, nothing in parallel whatsoever. Some more examples of continuous tense. John was walking to class when he lost his pen. So it's just one action was happening and the other happened in the middle. So the word when comes in. The student was reading while the professor was speaking. So the two actions are happening in the parallel in past. Third example, George was watching television when his brother called. So the watching television was actually has to interrupt because his brother called. Another example, Henry was eating a snack at midnight last night. When Mary came home, her husband was cooking dinner. One action happening, another happened. Mark was driving on Main Street when his car broke down. So it's just all list of examples which says an action which was happening in parallel, which happened in the past, or one happened and interrupted the other one. So it's just all are used for the past continuous tenses. ये हमारी एक एक्सरसाइज है. मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ अपनी एक्सरसाइज को और आप इसको अच्छे से देखें और जितने आपको फार्मूलाज आपने रूल्स पहले स्टडी किए हैं उनको रिवाइज कर लें और उनको यहाँ पे पहले अपने ब्रेन से पूरा इस्तेमाल करके यहाँ पे इनको इन ब्लैंक्स को फिल करें. वंस यू आर डन देन आप अपनी वीडियो को दोबारा प्ले करें और फिर देखें आपके कितने इसमें से क्लैरिटी है और आप 10 में से कितने % तक मार्क्स अपने ऑब्टेन करते हैं. ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है. मेक श्योर आप फ़ौरन स्किप ना करें टू आंसर्स बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू. आप अपनी मेमोरी में जितना फोर्स करेंगे अपनी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए फार्मूलाज को, ये उतने ही इंप्रेशन उसके अपनी मेमोरी में बनेगा और आप इन फार्मूलाज को इन रेगुलर रूल्स को हमेशा मेमोराइज रखेंगे. सो फॉर दोज हु आर डन विद एन एक्सरसाइज बाय नाउ, हम उनके लिए एक्सरसाइज आंसर्स को स्टार्ट करते हैं. Jean was eating dinner when his friend called. It's past tense. Jean is a singular subject, so हमने was use किया है. Eating हमने continuous के लिए इस्तेमाल किया है. While Maria was cleaning the apartment, her husband was sleeping or slept. It make no sense. It make no difference. Actually, it make no difference whether the husband was sleeping or has slept because it was one action was happening. Was cleaning was there. At 3 o'clock this morning, Eleanor was studying. So this was happening in the morning. Question 4, when Mark arrived, the Johnsons was having dinner but they stopped in order to talk to him. Again, आप एक action stop हुआ है from another action. So this was a simple past and this was second subject with the past continuous.
John went to France last year is a straight plain past tense, simple past tense. Question 6, when the teacher entered the room, the students were walking. So a simple past tense followed by a past continuous. While John was writing the report, Henry looked for more information or was looking for more information. Regardless, कोई difference नहीं है, because you can these two actions can be happen in parallel, because one is happening past tense, it can be happening or it can be the one who interrupted. So regardless, no difference. हम वाइल के फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में पहले पढ़ चुके हैं. वी सॉ दिस मूवी लास्ट नाइट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस. At one time Mr. Roberts owned this building, so it's a past time. He doesn't own this building anymore. And last question, Joe was writing a letter to his family when his pencil broke. So his pencil broken down while in the middle of writing the letter, so it's a past continuous. So I hope these all answers make sense. अस्सलाम वालेकुम. आज हम लेसन नंबर 8 स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे. ये हमारा टोफल का बिगनर्स का कोर्स है, उसमें आज हमारा लेसन 8 है. इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को स्टडी कर चुके हैं. इसके अलावा हम पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को स्टडी कर चुके हैं. सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी के बारे में. ये एक सिंपल स्ट्रेट फार्मूला है. जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, तो आपके दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होगा, विच विल बी फॉलोड बाय एन ऑक्सिलरीज. दे कैन बी हैज़ और हैव. अगेन क्लैरिटी के लिए दोबारा रिमाइंडर के तौर पे हैज़ हमेशा यूज़ होगा सब्जेक्ट के लिए, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और हैव इस्तेमाल होगा फॉर द सब्जेक्ट विच इज़ प्लूरल. दिस विल बी फॉलोड बाय अ वर्ब विच इज़ पार्टिसिपल, एंड दिस कैन बी पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल. इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस किन सेंटेंसेस को या किन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने के लिए इंडिकेट करते हैं. एक तो वो एन एक्शन दैट हैपेंड एट एन इनडेफिनिट टाइम इन द पास्ट. वो कोई काम जो कि माजी में हुआ है, लेकिन हम उसके काम के उसके होने के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई किस वक्त हुआ है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं. जॉन हैज़ ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड. So we know that John has traveled, but when did he travel precisely? We have no idea about the exact time of his traveling. Second, an action that happened more than once in the past. एक action जो repeatedly past में हुआ है, again regardless of the time, that is also referred presented in the present perfect form. So John has seen this movie 3 times. So it's been 3 times in the past. So you will be showing that has seen. Has, again, John is singular. Seen is for the third form of the verb, past participle. एक और इसका जो यूजेज है वो ये है कि an action that began in the past and is still occurring in the present, उसको भी हम present परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल शो करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जॉन हैज़ लिव्ड इन द सेम हाउस सिंस 2000, and it means he is still living. It's been 2022, and for the past 22 years he is living there. Or John has lived in the same house for the 20 years. So either ways, whether he still lives there or he still lives in, आप दोनों फॉर्म में इसको शो करें, तब इट मीन्स कि जो काम आपका माजी में स्टार्ट हुआ और अभी तक हो रहा है, दैट विल बी प्रेजेंटेड इन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म. ये एक टाइमलाइन सी शो हो रही है, जिसमें 2000 से फॉर पास्ट 20 years दिस गाय इज़ लिविंग इन दिस हाउस. सो एनी एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट and is still occurring is also represented in present perfect form. हमने भी बात की कि एक एक्शन जो पहले हुआ और हम एक ड्यूरेशन शो करते हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूजेज है फॉर और सिंस. इसके बारे में हम सब जानते हैं, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो कि हमें फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है और हमें सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है. सो दिस विल बी अ क्विक रिकैप ऑफ द यूजेज ऑफ फॉर और सिंस. आई अगैन मेक श्योर कि आप इसको कहीं लिख लें और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में इनग्रेव कर लें, ताकि आप कभी भी बोलने में और लिखने में गलती ना करें कि आपने फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है और सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है. स्टार्टिंग ऑफ विथ फॉर हमेशा इस्तेमाल होता है विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर 5 hours,
for 30 years, for 20 minutes or 10 minutes for that matter. जब भी आपके पास स्पेसिफिक ड्यूरेशन मौजूद है जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले आप फॉर का वर्ड यूज़ करेंगे. ऑन द कॉन्ट्री आप सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब आप टाइम की बिगनिंग के बारे में बात करें, फॉर द बिगनिंग ऑफ द टाइम. जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में बात की कि जॉन वॉज लिविंग देयर फॉर सिंस 2000, तो सिंस 2000 मीन्स फ्रॉम द 2000 ऑनवर्ड्स. Since 5 o'clock, since January or whatsoever. So if the beginning of time is mentioning तो आप since का word इस्तेमाल करेंगे. और if duration, you know the specific duration, be it years or minutes or hours, तो आप duration का टाइम के साथ हमेशा for का word इस्तेमाल करेंगे. So just remember these two things and it will go take you forward because आपको ये लिखने में भी काम आएगा और आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए. For इसकी हम एक पिक्टोरियल में एक क्लैरिटी भी ले लेंगे बाद में. This was all about the present tense, present perfect tense. Now present perfect continuous tense. It is used for an action that began in the past and is still occurring in the present. So this was present perfect rule that we know. It is also possible to use the present progressive continuous also. अभी हमने present perfect के बारे में जो बात की थी कि एक ऐसा action जो कि माजी में हो और अभी तक जारी हो and we don't know when it will end, तो हम इसको present perfect से show करते हैं. इसके अलावा हम इसको present perfect continuous के साथ भी show कर सकते हैं. Use this formula for this concept. जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होगा, अगैन आपके पास हैज़ और हैव होगा, बट इनिशियल इसमें एडिशनल चीज़ होगी वो बीन का एडिशन है, which was not there in the initially in simple present perfect, or this will be followed by verb plus ing since it is a continuous form. So in the continuous या progressive tenses में हमेशा verb ing के addition के साथ इस्तेमाल होता है. इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें present perfect continuous इस्तेमाल हो रहा है. First example says John has been living in the same home for 20 years and we know John has lived in the same house for 20 years before, so it's just a continuous tense, he still lives there. Second example says John has already walked to school, so it's an indefinite time. When we don't know, it's a present perfect tense, we don't know when this happened actually. He has been to California 3 times, so it is more than once, so it's a present perfect tense. Mary has seen this movie before, again it's indefinite, we don't know when did this happen. They have been at home all day, not yet completed, they are still there at home. We haven't gone to the store yet, it's an again indefinite time. When did we go? We don't know. John has worked in Washington for 3 years, again has done before worked, was continuous, so it's a past tense. But bear in mind for 3 years हम इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि we know the duration of hours. If we know कि it was 1987, so we would have used since 1987, but here we know it's the duration, we know the duration is 3 years, so we are mentioning for 3 years. This will, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, John has been working in Washington for 3 years and not yet complete, it still goes on. So this was all about the present perfect tense and present. इसमें हम एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज टच करेंगे उसमें हम 2 एस्पेक्ट्स को, 2 टेंसेस को स्टडी करेंगे, रूल्स को के यूज़ करेंगे. एक है प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को और हम सिंपल पास्ट के रूल को इसमें यूज़ करेंगे. सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस. आई वुड सजेस्ट कि आप इस पॉइंट पे अपनी वीडियो को पॉज करें और आप अपने सिंपल पास्ट के रूल्स को एक बार गो थ्रू कर लें. और अभी हमने सिंपल पास प्रेजेंट परफेक्ट को स्टडी किया है, उसके तमाम तरह यूजेस को और उसके फॉर्म्स को, उसके फॉर्मूलाज को एक बार रिफ्रेश कर लें अपने माइंड में, एंड देन आप अपने इसके आंसर्स को जंप इन करें. फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी completed their questions, answers, let's jump into answers straight. First question was John dash write his report last night, so John wrote. So since it happened in the past, so it's a straight we know when it did happen, so it's a simple past tense. Bob has seen this movie before, it's a simple present perfect tense. Question 3, George has read the news report already, it's a simple present perfect tense. Mr. Johnson has worked in the same place for 35 years and he is not planning to retire yet, so it's a present perfect tense again. Question 5, we haven't begun, it has to be negative, so we mention it have not to study for the test yet. So again no decision taken by now, it's something which is yet to be taken. अभी भी आपका फैसला पेंडिंग में है अभी प्रेजेंट तक, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
ये जो begun है, that is the third form of begin verb. Question 6, George went to the store at 10 o'clock this morning. This was happening away in the morning. It has done, the event is over, so it's simple past. Question 7, John has traveled around the world. Again, we don't know when did he, it's indefinite time, so it is simple present perfect tense. Question 8, Betty wrote a letter last night. We know that that event has happened already, it's over, it's done, so it's a simple past tense. And the question 9 says, Gallimero called his employer yesterday. Again, an action happened, done before, and we know the time, so it's simple past tense. Question 10 says, we haven't seen, again for negative, see this movie yet. So this is something we have yet to do, it's still pending, so it's a simple present perfect tense. So we were asked कि हमने इस in this blanks को हमने fill करना था either with simple present tense or simple past tense or present perfect tense. So we are done with this for now.